Dear students, in the previous class we have talked about that cells will be having different shapes and different sizes. They will be having different shapes and size depending upon their functions. So today we are going to talk about the discoveries that are associated with the cells. तो सबसे पहली डिस्कवरी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक बार बात कर लिया है, दैट डिस्कवरी इज डन बाय रॉबर्ट हुक. तो रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? सेल डिस्कवर किया था. रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड thin section of cork, and observed cells in it. कि कॉर्क जो है उसमें क्या प्रेजेंट है? सेल्स का बना हुआ है. तो सबसे पहली बार सेल्स जो टर्म था दैट वाज गिवन बाय हुम? रॉबर्ट हुक. एक्चुअली उसने जो टर्म दिया था उसे कहा जाता है सेल्यूले, एंड दिस वाज डन इन विच ईयर? 1665. सो दिस वाज द फर्स्ट रिसर्चर. ठीक है, आपको सारे ही रिसर्चर्स याद रखने हैं कि किसने क्या डिस्कवर किया. तो सबसे पहली डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने. और उसने कॉर्क जो होता है फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री, वो उसका थिन सेक्शन लिया और उसे ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड ही ऑब्जर्व दैट इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, राइट? एंड this was done in his self designed microscope. तो ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसीलिए उसने जो अपने आप से जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसी में इसने ये ऑब्जर्व किया है. सो फर्स्ट इज रॉबर्ट हुक. ठीक है, रॉबर्ट हुक के बाद अनदर रिसर्चर जो हमें याद रखना है दैट इज रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन हैज ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस विद इन द सेल. इस सेल में न्यूक्लियस जैसा भी कुछ होता है, ये किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने. कि जो सेल होता है वो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस होता है. तो सेल की जो सारी एक्टिविटी है वो एक्चुअली एक्टिविटी रेगुलेट कौन करता है? इट इज रेगुलेटेड बाय द न्यूक्लियस. सो दिस न्यूक्लियस is responsible for all the activities within the cell. So that was discovered by Robert Brown and this was in the year 1839. पर इसके पहले there was another researcher known as Leeuwenhoek. The name of the researcher was Leeuwenhoek, and he in the year 1674 में Leeuwenhoek had observed, what did he observe? He observed different types of living cells. He observed different types of living cells. उसने blood cells, sperm cells, ये सारे cells observe किए थे, and he also observed some of the cells from pond water. पॉन्ड वाटर में से उससे कई सारे जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में देखने को मिलते हैं वो उसने ऑब्जर्व किए थे. किसने? ल्यूवेनहॉक ने. पर उसके अलावा उसने ह्यूमन बॉडी में से ब्लड सेल्स, स्पर्म सेल्स, प्लांट सेल्स, ये सारे सेल्स को ऑब्जर्व किया था, एंड द रिसर्चर वाज ल्यूवेनहॉक. तो पहला रिसर्चर है रॉबर्ट हुक जिसने सबसे पहली बार सेल टर्म दिया था और सेल ऑब्जर्व किया था और कहा था दैट इट इज हैविंग सम हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. Second researcher is Robert Brown. Robert Brown ने क्या डिस्कस किया है? He had discussed about the nucleus is present inside the cell. The third researcher was Leeuwenhoek. और Leeuwenhoek ने क्या ऑब्जर्व किया है? He has observed different types of living cells. जैसे कि blood cells ऑब्जर्व किए थे, sperm cells, और उसने कई सारे cells ऑब्जर्व किए थे from the pond water. तो अलग अलग तरह के cells ऑब्जर्व किए. Next is Purkinje, and Purkinje in the year
1831 पर्किंजे ने ऑब्जर्व किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, पर उसने सबसे इंपॉर्टेंटली क्या देखा था, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, presence of the protoplasm, that is the fluid within the cell. सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या, प्रोटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहली बार प्रोटोप्लाज्म अगर किसी ने स्टडी किया है और बताया था कि ऐसा कुछ फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, वो किसने किया था, पर्किंजे हैज डन। तो 4 रिसर्चर्स हो गए, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक एंड पर्किंजे। द नेक्स्ट आर द रिसर्चर्स हु हैव गिवन द सेल थियरी। ऐसे भी रिसर्चर्स थे जिन्हें कहा जाता है स्क्लीडन एंड स्क्वान। In the year 1838-1839, Schleiden and Swan, what have they given? They have given the concept of सेल थियरी। तो ये दोनों रिसर्चर्स ने सेल थियरी का कंसेप्ट दिया था। सेल थियरी मतलब क्या, सेल थियरी जो है, इट इज अ थियरी दैट वाज गिवन व्हिच इंडिकेट्स दैट the first thing that was mentioned is all organisms are made up of cell and cellular products। क्या था उसका स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सेल थियरी हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है, सेल और सेल्यूलर प्रोडक्ट से। एंड सेल इज नोन एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ life. Cell is basic, structural and functional unit of life. ये दोनों स्टेटमेंट्स किसने दिए थे, स्क्लीडन एंड स्क्वान ने। और ये दोनों स्टेटमेंट्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, सेल थियरी कहा जाता है। तो सेल थियरी जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो बनता किससे है, सेल और सेल्यूलर प्रोडक्ट से बनता है। और दूसरी चीज, सेल क्या है, सेल जो है वो हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट तो है ही, एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल क्यों है, बिकॉज सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने ओनियन बल्ब में एक थिन सेक्शन देखा तो उसमें हमें सेल्स देखने को मिले, पर पूरा ही ओनियन बल्ब बना ही तो सेल्स से है, right? There are many cells that have combined to form that onion bulb. तो इसका मतलब क्या हुआ, that there will be cells which will be the structural unit. फंक्शनल क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक एक्टिविटी, जब हम बोलते हैं कि ये ऑर्गन स्टमक जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रहा है, पर अल्टीमेटली स्टमक है क्या, इट इज कंपोज्ड ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट, सेल्स। सो अल्टीमेटली हु इज परफॉर्मिंग द फंक्शन, सेल। इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट as well as functional unit कहा जाता है। सेल थियरी का एक और मॉडिफिकेशन है and that was given by Rudolf Virchow in the year 1855. Rudolf Virchow stated that new cells develop from pre-existing cells. नए सेल्स किसमें से डेवलप होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होने वाले सेल्स हैं उनमें से ही नए सेल्स डिवाइड होके बनते हैं। सो दैट वाज सेड बाय रुडोल्फ वर्शाव। सो आफ्टर द डिस्कवरी, आफ्टर 1940, with the discovery of electron microscope, different
cell organelles were observed in the cell. मतलब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर होने के बाद ही पता चला कि सेल जो होता है उसके अंदर कई तरह के ऑर्गेनल्स भी होते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहली डिस्कवरी रॉबर्ट हुक की। व्हाट डिड ही डिस्कवर? उसने सबसे पहली बार सेल्स को ऑब्जर्व किया था एंड दैट वाज इन द ईयर 1665। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, जिसने सेल के अंदर न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था और न्यूक्लियस जो है दैट इज रेगुलेटिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ल्यूवेनहॉक ने अलग अलग तरह के सेल्स ऑब्जर्व किए थे, लिविंग सेल्स जैसे कि स्पर्म सेल्स ऑब्जर्व किए थे, ब्लड सेल्स ऑब्जर्व किए थे और हर एक के बारे में डिस्क्रिप्शंस दिए थे। परकिंजे, जिन्होंने सबसे पहली बार प्रोटोप्लाज्म आइडेंटिफाई किया था सेल के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय परकिंजे। स्क्लीडन एंड स्क्वान ने सेल थियरी का कंसेप्ट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बनता है? सेल और सेल्यूलर प्रोडक्ट से बनता है और सेल जो है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। रुडोल्फ वर्शाव ने कहा था कि नए सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो जब डिवाइड होते हैं तो उसमें से नए सेल्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1940 में और उसके बाद ये देखा कि सेल है उसके अंदर कई सारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो सेल का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो दैट वाज अबाउट डिफरेंट डिस्कवरीज एसोसिएटेड विद द सेल। सारे ही जो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एग्जिस्टेंस तो एक सिंगल सेल में से ही होता है और ये सिंगल सेल को कहा जाता है जाइगोट, जो डिवाइड होके इट कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड गिव्स राइज टू मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। So that we will discuss now in the next lecture about different shapes and sizes of the cells. So here we have discussed about the different shapes and different sizes of the cell. After which we have discussed about the different discoveries of the cell. That is रॉबर्ट हुक, जिसने डिस्कवर किया था सेल्स, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने अलग अलग तरह के सेल्स ऑब्जर्व किए थे, लिविंग सेल्स ऑब्जर्व किए थे, परकिंजे, दैट वाज ही डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एंड देन स्क्लीडन एंड स्क्वान, जिन्होंने दी है सेल थियरी। रुडोल्फ वर्शाव ने एक और स्टेटमेंट ऐड किया था टू द सेल थियरी दैट new cells develop from pre-existing cells. So now we are moving on further with the discussion of the cell, its structure and function. अब कई ऐसे सेल्स होते हैं जिनका शेप और स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज होता रहता है और कई ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनका शेप और स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है और वो परमानेंटली वैसे ही रहते हैं। So what are we talking about? We are talking about that some of the cells might have variable shapes, whereas some of the cells will be having a particular fixed shape. So shape of the cell depends upon what? The shape and the size of the cell depends upon the function it performs. जो function वो perform करता है उस पे depend करता है कि उसका shape, उसका size कैसा होगा। So first point we mention is the size and shape of the cell depends upon the function of cell. सेल का कैसा साइज होगा, कैसा शेप होगा, पर्टिकुलरली उसका जो शेप है वो किससे डिसाइड होता है? उसके फंक्शन से डिसाइड होता है। सो फॉर एग्जाम्पल if we talk about amoeba has ever changing variable shape। मतलब अमीबा जो है उसका शेप कभी भी फिक्स्ड नहीं होता।
अमीबा का शेप कैसा होता है, एवर चेंजिंग, क्योंकि अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ये क्या करेगा कि आसपास में कोई बैक्टीरिया या तो फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसपे ये फीड कर सकता है, तो वो अपने सूडोपोडिया, जिसे कहा जाता है फॉल्स फीड, उसे एक्सटेंड करता है और वो फूड मटेरियल को एनगल्फ कर लेता है। तो उसको ये एनगल्फ और अनफोल्ड करने के लिए वेरियस एक्सटेंशंस की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से अमीबा का शेप कभी भी फिक्स्ड होता नहीं है। बट इफ वी टॉक अबाउट अदर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल, but some cells have a particular shape throughout the time मतलब throughout your lifespan, वो सेल का शेप कभी भी चेंज होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, nerve cells in human body, nerve cells in human body, तो हमारी बॉडी में जो नर्व सेल्स है उनका मोर और लेस सेम ही शेप होता है, वो कहीं पे भी हो, राइट। वो नर्व सेल ब्रेन से एक्सटेंड होते हैं या जहां पे भी नर्व सेल्स प्रेजेंट है, पर उनका शेप और साइज कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। दे हैव अ पर्टिकुलर शेप, उनका शेप चेंज होता नहीं है। तो शेप किस पे डिपेंड करता है, द शेप डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ द सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कही है कि सेल का शेप किस पे डिपेंड करता है, सेल के फंक्शन पे डिपेंड करता है। कई सेल्स का कॉन्स्टेंटली चेंजिंग शेप होता है और कई सेल्स का शेप जो होता है वो फिक्स्ड ही होता है, मोर और लेस सेम ही होता है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, राइट। और उसका शेप जो है, जैसे कि नर्व सेल है तो वो इतना लंबा क्यों होता है, क्योंकि उसका फंक्शन कंडक्ट करना है इम्पल्सेस को, वो नर्वस सिस्टम से अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक इम्पल्स को कंडक्ट करता है, इसीलिए उसका शेप इलोंगेटेड है, राइट। तो शेप किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे। और एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट सेल्स has, or you can say have an ability, cells have an ability to perform different functions, that is characteristic of all living organisms. सेल्स, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स क्या करते हैं, दे हैव एन एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट। और ये कैरेक्टरिस्टिक हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, वेदर इट इज ह्यूमन और वेदर इट इज एनिमल और वेदर इट इज प्लांट। हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कैरी करते हैं। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन सेल्स परफॉर्म कैसे करते हैं, हाउ डू सेल्स परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जस्ट लाइक इन multicellular organisms, that is humans को consider करें, there is division of labor between the different organs। क्या होता है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब काम, डिवीजन मतलब काम जो है वो बांटा हुआ है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट है तो हार्ट का फंक्शन एक ही रहेगा, क्या, पंप द ब्लड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, पंपिंग द ब्लड। स्टमक है तो स्टमक का फंक्शन फिक्स्ड रहेगा, क्या, डाइजेस्ट फूड। तो हमारी बॉडी में क्या देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर, काम जो है वो बांटा हुआ है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस में काम कैसे होते हैं, डिवाइड किए गए हैं।
कि इंटेस्टाइन है वो सबका डाइजेशन करेगा, स्टमक है वो डाइजेशन करेगा, पर लंग्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन, राइट। हार्ट क्या करेगा, पंपिंग ऑफ ब्लड, किडनीज क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन करेंगे। तो हर एक ऑर्गन का फंक्शन कैसा है, डिवाइडेड है। वैसे ही सेल्स के अंदर सेल्स का जो फंक्शन होता है वो भी डिवाइडेड होता है, और ये फंक्शन कैरी कौन करता है, सेल ऑर्गेनल्स। सो विद इन द सेल, within the cell, different components are found that perform specific functions. These components are known as, these components are known as cell organelles. क्या कहा जाता है, organelles। वापिस एक बार समझ लीजिए हम क्या कह रहे हैं। सेल्स जो होते हैं दे हैव एन एबिलिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन, जो हर एक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बनते हैं, सेल्स, और सेल्स क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो जब हम सेल्स की बात करते हैं कि सेल्स अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो हम ये पूछते हैं कि सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर कैसे सकते हैं, हाउ कैन सेल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले रहे हैं कि जैसे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, जब एक एग्जाम्पल ले लें ह्यूमंस का, तो ह्यूमंस में क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, विच इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। सिमिलरली सेल के अंदर भी क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, क्योंकि सेल जो है एक सेल दैट विल बी हैविंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, एंड दीज कंपोनेंट्स आर द वन विच विल बी परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटी। जो सेल का काम है वो एक्चुअली कर कौन रहा है, सेल ऑर्गेनल्स कर रहे हैं। So we will mention that the functions of the cell are actually the functions performed by the cell organelles, right? सेल के जो फंक्शंस हैं वो एक्चुअली फंक्शंस किसके होते हैं, ऑर्गेनल्स के फंक्शन होते हैं, और ऑर्गेनल्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइदर मेकिंग अ न्यू मटेरियल, मेकिंग अप न्यू मटेरियल, और रिमूविंग द वेस्ट, मतलब एक्चुअली जब हम बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में सेल्स काम कर रहे हैं, तो सेल्स के अंदर क्या है, ऑर्गेनल्स है। तो मेन जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो कौन करता है, ऑर्गेनल्स परफॉर्म करते हैं, और उसे कहा जाता है सेल का फंक्शन। मतलब सेल के अंदर भी क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनल्स हैं वो मिलके सेल बनाते हैं। सो दीज ऑर्गेनल्स constitutes the cell। मतलब एक्चुअली जो सेल है वो किसकी मदद से है, वो ऑर्गेनल्स की वजह से। फंक्शन करता कौन है, ऑर्गेनल्स करते हैं, राइट। तो पर द ओनली थिंग इज दैट ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। ऑर्गेनल्स जो है उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब ऑर्गेनल्स कैन नॉट सर्वाइव अलोन। Organelles will be functioning only if they are present inside the cell. इसीलिए the smallest unit to have independent existence is called cell. दो सेल के फंक्शंस परफॉर्म कौन करता है, ऑर्गेनल्स करते हैं, पर फिर भी सबसे छोटा यूनिट किसे कहा जाता है, सेल्स को कहा जाता है। So that was about the introduction of the cell organelles. Now we will study about what is a cell made up of. सेल किससे बना हुआ होता है, मतलब सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है और किससे बना हुआ होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।